चलो हमने कल क्या पढ़ा था बच्चों, रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। हमने सही लग रहा है तो, पर टीचर को भी सही लगना चाहिए। कंडीशन इज दैट। हाँ जी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या ऑब्जेक्टिव होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का? क्यों बनाते हैं हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी? ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके, मार्केट शेयर बढ़ा सके और कंपटीशन को बीट कर सके। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में क्या करते हो? अट्रैक्ट द कस्टमर्स और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाना। वेरी गुड। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? क्या होता है? एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया जाता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सेम इंडस्ट्री, इनडायरेक्ट मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री। उनका विजन, उनका मिशन, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनको डीप में एनालाइज करने को कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कहा जाता है। उसके स्टेप्स, पहला आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, मतलब उसमें उनकी मार्केट पोजीशन जानी जाती है कि कितना मार्केट शेयर है उनका। देन अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह देखकर पता लगाएंगे उनके क्या प्रोडक्ट्स और क्या सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं। फिर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, स्ट्रेंथ मतलब क्या क्या देखेंगे? उनके क्रॉस प्राइस एडवांटेज क्या है, कॉस्ट प्राइस एडवांटेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा काम में ले रहे हैं, सारी बातें जानेंगे। देन व्हाट आर द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर? वीकनेस मतलब कस्टमर अपना ओपिनियन देगा, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं। देन पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर, आपने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है सबको देखो, उससे पता लगाओ कि जो उसकी वीकनेस है उसको हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और हम अपने आप को और कहाँ का इंप्रूव कर सकते हैं ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। देन हमने पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बाद, दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। यहाँ आपको इंडस्ट्री कंपटीशन को एनालाइज करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। इश्यूज इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते टाइम तीन इशू आते हैं। पहला है टाइमलीनेस। स्ट्रैटेजी इज नॉट अ मशीन कि लाए इंस्टॉल की और चलने लग गई। स्ट्रैटेजी जो इवॉल्व होती है ओवर द टाइम पीरियड, जो आपने पास्ट में डिसीजंस लिए हैं उसका आउटकम होता है आज आप कैसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। देन बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो यहाँ पे क्या है? परफेक्ट नहीं हो सकता पर वर्केबल मैच होना चाहिए। एंड लास्ट क्या है? रिस्क। एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं इससे रिस्क आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। रिस्क चार तरीके के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब, एक्सटर्नल मतलब, शॉर्ट टर्म मतलब, लॉन्ग टर्म मतलब। अगर शॉर्ट टर्म को ठीक नहीं करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट ज्यादा डेंजरस होता है, इसलिए आपको शॉर्ट टर्म रिस्क को हैंडल कर लेना चाहिए। देन फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, इसमें इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल में किन किन चीजों को एनालाइज करोगे? कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, एनवायरमेंट। कस्टमर में क्या क्या देखेंगे? उसकी सेगमेंट, अनमेट डिमांड्स, मोटिवेशन। देन कॉम्पिटिटर में मार्केट में एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर्स। देन एनवायरमेंट में इंटरनल में परफॉर्मेंस एंड डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस, परफॉर्मेंस में हमारी सेल्स, प्रोडक्शन, एम्प्लॉय, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा है। देन डिटर्मिनेंट्स मतलब
हमारे क्या कंस्ट्रेंट्स है, हमारी कितनी स्ट्रेंथ, हमारी कितनी वीकनेस। एक्सटर्नल को एनालाइज करके हमें अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स पता चलता है, इंटरनल के बाद हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलती है। उसके हेल्प से हम बहुत सारे स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, जो बेस्ट होता है उसको चूज करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं और उसको रिव्यू करते हैं, तब हमारी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। उसमें सबसे पहला पढ़ा था डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रुप ऑफ फर्म्स। हाँ, इन डिटेल बताना ये, ठीक है। हाँ जी, बताओ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं बच्चों? मार्केट साइज, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, स्कोप ऑफ कंपटीशन, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट, एक जगह क्लस्टर्ड है या अलग अलग जगह फैली हुई है, टेक्नोलॉजी, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, लर्निंग कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। इसमें क्या पूछना चाहिए? इंडस्ट्री के डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे कपड़े की इंडस्ट्री हो, चाहे फुटवेयर की इंडस्ट्री हो, चाहे खाने की इंडस्ट्री हो, चाहे आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री हो, चाहे सीमेंट की इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री के ये सारे फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? अगर मेरा कपड़े की दुकान है तो मुझे उसके लिए पहले कपड़े की इंडस्ट्री को समझना जरूरी है कि कपड़े में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने बायर्स हैं, उनका मार्केट शेयर कितना है, सारे कॉम्पिटिटर्स एक जगह पे हैं क्या, सबको सूरत में दुकान खुली हुई है या जगह जगह पे दुकानें खुली हुई है, ये सारी चीजें मुझे समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या था बच्चों इसके अंदर? नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन, मतलब कंपटीशन कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, हर फोर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है कंपटीशन के लिए। पोर्टर्स के 5 फोर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल बताए गए हैं यहाँ पे, कौन से? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, सप्लायर्स, राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स। नेक्स्ट क्या था इसमें? ट्रिगर ऑफ चेंज। यहाँ पे बहुत सारे डोमिनेंट फीचर्स बताए हैं जिसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। इसके 2 स्टेप्स है। पहला, आइडेंटिफाई करो देयर कंट्रीब्यूशन कितना है टू द कंपटीशन। कौन से फैक्टर्स थे? प्राइस, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, ई कॉमर्स। वेरी गुड, यहां तक कुछ पूछना है श्रेया? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? कंपनीज इन द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वीकेस्ट पोजीशन। क्योंकि हर कंपनी अलग अलग फैक्टर्स पे compete करती है, तो ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अपन स्ट्रैटेजी ग्रुप बनाते हैं। स्ट्रैटेजी ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो कंपनी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है कंपटीशन के लिए, उनको एक ग्रुप में डाल देना। बच्चों यही डेफिनेशन लिखनी है जो मैं बोल रही हूँ हिंदी में। जो कंपनी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं टू compete, उन सारी कंपनीज को एक ग्रुप में डाल देना, उसको स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग कहा जाता है। उसके स्टेप्स क्या आते हैं? पहला, आइडेंटिफाई करो कौन से वेरिएबल पे आप कंपीट करो, प्राइस, क्वालिटी, फिर अपने आप को प्लॉट करो मल्टी वेरिएबल मैप पे। जो लोग सेम स्ट्रैटेजी, उनको एक ही ग्रुप में डालते जाओ और स्ट्रैटेजी के बाहर सर्किल बनाओ। कितना बड़ा होगा? जितनी उसकी इंडस्ट्री में टोटल रेवेन्यू पूरे ग्रुप की कितनी है, उतना बड़ा उसका सर्किल को आप ड्रॉ कर दो, उससे पता चल जाएगा मेरी कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे या वीक पोजीशन पे। फिर नेक्स्ट, लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव्स ऑफ दी राइवल्स। अगर आपको कॉम्पिटिटर के बारे में बिना सोचे खुद आगे काम करते जा रहे हो तो कभी सक्सेस नहीं पा सकते। इसलिए हमें पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है, उसके क्या स्ट्रैटेजी है, उसके क्या विजन, मिशन, सब चीजें, ऑब्जेक्टिव, सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसको देखते हुए हमें हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। चाहे आप लोग पढ़ाई में भी हो, अगर खुद ही खुद पढ़ते जा रहे हो, अपना कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आप कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये लोग इस तरीके से काम करते हैं, इनकी हर बार ये स्ट्रैटेजी, वो ध्यान में रखकर आप खुद के लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, यहां तक का क्लियर है बच्चों? मैम लास्ट के एक सेकंड पहला, कौन सा है इसमें? सेकंड पॉइंट, कंपनी कांट एक्सपेक्ट टू आउट में नहीं, और ये वाला
A company can't expect to outmaneuver its rival without monitoring their actions, understanding their strategy, and anticipating what moves they are likely to make next. Outmaneuver का मतलब उनसे आगे बढ़ना. कोई भी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से जब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो ये ना समझे कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, और वो ये एंटिसिपेट प्रिडिक्ट ना करे कि अगला वो कदम क्या उठाने वाला है. अगर आप ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हो अगला वो ये काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं मेरी स्ट्रैटेजी बढ़ाऊंगी तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ. ठीक है, और बस. हाँ पलक बोलो बेटा. मैम ट्रिगर्स ऑफ चेंज नहीं समझ आया. ट्रिगर्स ऑफ चेंज, जी. इसमें जो फीचर्स थे जिसकी वजह से आप compete कर रहे हैं, कौन से फीचर्स थे. लाइक प्राइस के बेसिस पे आप कंपटीशन कर सकते हो, जोग्राफिकल, प्रोडक्ट इनोवेशन. कई बार किसी का प्रोडक्ट इनोवेटिव होता है, किसी का कम इनोवेटिव होता है, वहां पे उस बेसिस पे कंपटीशन हो रहा है. मार्केट इनोवेशन, मार्केट में आप कुछ नया तरीके से मार्केटिंग टेक्निक अपना रहे हो. कई तो डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं, कोई लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, कोई लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, कोई लोगों ने रेडियो पे भी एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया. तो मार्केट इनोवेशन की हेल्प से भी आपको कंपटीशन कर सकते हो. या फिर उसके अंदर था लाइक ई कॉमर्स, एम कॉमर्स. आजकल इंटरनेट का जमाना है, लोग ई कॉमर्स ऑनलाइन पब्लिसिटी कर रहे हैं, हर चीज की ऑनलाइन मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कंपटीशन में आगे रह सके. तो यहाँ पे ट्रिगर्स ऑफ चेंज में वो सारे वेरिएबल्स देखे गए हैं, वो सारे वेरिएबल्स जिसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो सकता है, उसको कहा जाता है ट्रिगर्स ऑफ चेंज. है समझ में? मैम ट्रिगर्स ऑफ चेंज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? ऐसी चीजें जिसकी वजह से कोई चेंज आ सकता है, मार्केट के अंदर कोई चेंज आ सकता है, कंपटीशन में ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपके अंदर चेंज, मतलब कंपटीशन की पोजीशन आपकी चेंज हो सकती है, प्राइस कम रख रहे हो, ज्यादा रख रहे हो, कोई भी चीजें जो चेंजेस करने में कंट्रीब्यूट करती है उनको ट्रिगर्स ऑफ चेंज कहा गया है. ओके मैम. और कुछ नहीं? आगे पढ़े. हम इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे की सक्सेस फैक्टर्स. की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस. अगर आपको कंपटीशन में सक्सेस पानी है तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर आप इनको फॉलो करो तो कंपटीशन में सक्सेस पा सकते हो. की सक्सेस फैक्टर्स मतलब ये कुछ रूल्स हैं, अगर इनको फॉलो किया गया तो आपको सक्सेस मिल सकती है ऑर्गेनाइजेशन में. हर इंडस्ट्री के खुद के की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो वहां की सक्सेस फैक्टर्स क्या है? ज्योग्राफिक कवरेज. आप जितना ज्यादा एरिया कवर करोगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा. कॉल चार्जेस, जितनी कम कॉल चार्जेस लगाओगे, जियो जितनी कम कॉल चार्जेस लगाए उतना ज्यादा उसको सक्सेस मिला. एरियाज ऑफ रोमिंग फैसिलिटी, हम कितना रोमिंग आप लोगों को दे रहे हैं, क्या फॉरेन कंट्री में जाकर भी ये नेटवर्क आपको अवेलेबल होगा ही नहीं होगा, उसके बेसिस पे आपको सक्सेस मिल सकती है. वैल्यू एडेड सर्विसेज, कुछ और सर्विसेज कस्टमर को लाइक 2 GB डेटा एक्स्ट्रा दे रखा है, 1 GB डेटा नेट का एक्स्ट्रा दे देते हैं, अपन को फ्री होने के बाद भी अपन को 2 दिन का और एक्स्ट्रा बेनिफिट उसने कुछ दे रखा है. तो जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज कस्टमर को दे रहे हैं, तो टेलीकॉम सेक्टर में ये सारे की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं. लाइक आपने कितना ज्योग्राफिक एरिया कवर किया, आपका कॉल रेट्स क्या है, रोमिंग फैसिलिटी कितनी है, आप क्या वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहे हो. हर इंडस्ट्री के अलग अलग की सक्सेस फैक्टर्स हो सकते हैं. अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है. बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी फर्म उसको अवॉइड नहीं कर सकती. की सक्सेस फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं. सब कंपनी, सारे फर्म्स को उसको ध्यान में रखकर फिर बिजनेस चलाना चाहिए. द फॉलोइंग क्वेश्चंस आंसर्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर. इन क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए की सक्सेस फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए. On what basis do the customer choose between the competing brand of sellers? क्या एट्रीब्यूट क्रूशियल है? कंपीटिंग ब्रांड है, कपड़ा खरीदने गए, क्लोथ्स खरीदने गए, क्लोथ्स के ब्रांड बताओ दो चार बच्चों. रेमेंड. ठीक है. अब कस्टमर इनमें से कौन सा ब्रांड चूज कर रहा है? कस्टमर रेमेंड चूज करता है, अरमानी चूज करता है, या ये चूज करता है? कौन सा चूज कर रहा है? कौन से एट्रीब्यूट क्रूशियल है? क्या कपड़े की क्वालिटी वो देखकर चूज कर रहा है, कपड़े का कलर देखकर चूज कर रहा है, कपड़े की डिजाइन देखकर चूज कर रहा है, कपड़े की स्टिचिंग देखकर चूज कर रहा है, वो किस बेसिस पे चूज कर रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर अपन को पता होना चाहिए. What resources and capabilities does the seller need to have to be competitively successful? उसके पास क्या resources और क्या capabilities होनी चाहिए अगर उसको सक्सेस पाना है तो. What does it take for seller to achieve sustainable competitive advantage? Sustainable मतलब long time तक.
ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसको लॉन्ग टाइम तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पा रहा है। तो की सक्सेस फैक्टर्स जानने के लिए आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। पहला, कस्टमर क्यों चूज कर रहा है कंपीटिंग ब्रांड्स में, क्या एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है। सेलर के पास क्या रिसोर्सेज, क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए अगर उसको सक्सेस पानी है तो। एंड अगर लॉन्ग टाइम तक सक्सेस पाने के लिए वो क्या कर रहा है कि ताकि उसकी सक्सेस लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहे। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर अपन को पता होने चाहिए। Purpose of identifying key success factors to make judgment about what things are more important to competitive success and what things are less important. क्यों हम आइडेंटिफाई करते हैं की सक्सेस फैक्टर्स को, ताकि हमें पता चले क्या चीजें तो ज्यादा जरूरी है सक्सेस पाने के लिए और क्या चीजें कम जरूरी है। एग्जाम्पल दिया है अपीरियल मैन्युफैक्चरिंग। अपीरियल का मतलब जो क्लोथ्स होता है, जहां कपड़े बनते हैं, तो वहां पे की सक्सेस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आपकी अपीलिंग डिजाइन, कपड़ों की डिजाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, लड़कियों के कपड़ों स्पेशली डिजाइन अच्छी होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कम आनी चाहिए, तब उस कपड़े को कस्टमर ज्यादा से ज्यादा पसंद करेगा और उसकी वजह से आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, क्लियर। तो ये है आपके की सक्सेस फैक्टर्स, की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। की सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, की सक्सेस फैक्टर्स मतलब वो सारे रूल अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस मिल सकती है। हर इंडस्ट्री के खुद के की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं, उनको जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। लाइक कस्टमर क्यों चूज कर रहा है कंपीटिंग ब्रांड्स के बीच में, देन क्या रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज होनी चाहिए सेलर के पास टू लॉन्ग टाइम सक्सेस पाने के लिए वो क्या कर रहा है। पर्पस क्या है की सक्सेस फैक्टर का, कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है, क्या चीज कम जरूरी है। एग्जाम्पल अपीयरल का दे सकते हैं, एग्जाम्पल अपन उसका दे सकते हैं, किसका, टेलीकॉम इंडस्ट्री का दे सकते हैं कि उनके लिए ये सक्सेस फैक्टर्स हो सकते हैं। लास्ट हमारा इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अंदर है, दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। प्रोस्पेक्टस एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, कपड़ा बाजार अट्रैक्टिव है या नहीं है, टेलीकॉम इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है, फुटवेयर इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है। अट्रैक्टिवनेस शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। उसका प्रोस्पेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग, इसमें से 3 से 4 नाम याद कर लेना। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी हो रही है, वेदर कंपटीशन करंटली परमिट्स एडिक्वेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड वेदर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस विल बिकम स्ट्रॉन्गर और वीकर। क्या अभी जितना कंपटीशन है उसकी वजह से सबको सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर आगे आने वाले टाइम पे कंपटीशन और बढ़ेगा या कम होगा। ये हम पहले से प्रोस्पेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे। वेदर इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी विल बी फेवरेबल अनफेवरेबली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ड्राइविंग फोर्सेस। जो ड्राइविंग फोर्सेस थे कौन से थे, कौन से, तो क्या उनको इफेक्ट फेवरेबल टर्म्स में पड़ रहा है या अनफेवरेबल। जो प्रॉफिट है ड्राइविंग फोर्सेस की वजह से इंडस्ट्री का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है या कम, एक फर्म का नहीं इंडस्ट्री की बात करें। वेदर द कंपनी इज एबल टू डिफेंड अगेंस्ट और काउंटरैक्ट द फैक्टर्स दैट मेक द इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव, जिसकी वजह से इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है, क्या उससे आप बच पा रहे हो या नहीं बच पा रहे। डिग्री ऑफ रिस्क अनसर्टेनिटी कितनी है इंडस्ट्री के अंदर, सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग द इंडस्ट्री एज अ होल, उस इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कितनी सीवियर हैं, कितनी सीरियस है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे एनालाइज करी जाती है, प्रोस्पेक्ट्स करी जाती हैं। तो इंडस्ट्री की जो अट्रैक्टिवनेस है वो शॉर्ट टर्म पे भी मेजर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे भी। उसको एनालाइज करने के लिए क्या क्या देखते हैं अपन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, देन इंडस्ट्री में एडुकेट प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, आने वाले समय में कंपटीशन ज्यादा होगा या कम होगा, जो ड्राइविंग फोर्सेस थे उसका इंपैक्ट फेवर पड़ रहा है या नेगेटिव में इंपैक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट पे, जो इंडस्ट्री जिसकी वजह से अनअट्रैक्टिव है क्या उसकी वजह से हम अपने आप को डिफेंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, कितना रिस्क, कितनी अनसर्टेनिटी एंड प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, ये सारी चीजें देखते हैं। नॉर्मली एन इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव, नॉर्मली इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव कब कहेंगे, जब उसका ओवरऑल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा हो, और अनअट्रैक्टिव कब कहेंगे, जब उसका प्रॉफिट बिलो एवरेज से उसका प्रॉफिट कम हो। बट क्या ये तरीका सही है किसी भी इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव अनअट्रैक्टिव कहने का, नहीं, ये तरीका गलत है। तो इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव अनअट्रैक्टिव ऐसे नहीं कहा जा सकता कि उसका प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा है या एवरेज प्रॉफिट से कम। अगर आपको किसी इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव कहना है तो क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है मतलब उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
वो ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिससे लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकें। वो अपनी सेल्स को बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो सारे इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं। तो मैं कब कहूंगी कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है, कि जब जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स है वो अपना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, मतलब अगर वो लोग लंबे समय के बारे में सोच रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री अच्छी है, अट्रैक्टिव है। अगर वो लोग एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, नए इक्विपमेंट्स खरीदने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है। इंडस्ट्री को अनअट्रैक्टिव कब कहोगे, जब मोर सक्सेसफुल इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स थे, वो इन्वेस्ट कॉशियली, अब वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं पर सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो सक्सेसफुल लोग थे वो भी हर जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बहुत देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अब वो अनअट्रैक्टिव होती जा रही है। लुक फॉर वेज टू प्रोटेक्ट देयर लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बचाने के लिए वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम हमारा प्रॉफिट बचा सकते हैं। Perhaps acquire small firms if the price is right. Acquire करें छोटी फर्म्स को, बड़ी को नहीं। जो सक्सेसफुल कंपनीज थी वो बड़ी फर्म को एक्वायर नहीं करी, छोटी फर्म्स को एक्वायर करी, मतलब धीरे धीरे इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव होती जा रही है। वो लोग डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब अपना बिजनेस कहीं और स्विच कर रहे हैं। पहले अगर वो कपड़े का काम करे तो धीरे धीरे वो फुटवेयर्स की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लोथ्स वाला धीरे धीरे अनअट्रैक्टिव होता जा रहा है। तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव? पहले माना जाता था अट्रैक्टिव मतलब अगर उसका प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा, और अनअट्रैक्टिव मतलब अगर उसका प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से कम। पर अब अट्रैक्टिव अनअट्रैक्टिव की डेफिनेशन चेंज हो गई। अट्रैक्टिव कब मानोगे, जब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट, न्यू इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज खरीदना। अनअट्रैक्टिव कब, जब सक्सेसफुल कंपनीज भी सोच समझकर इन्वेस्ट कर रही हैं, छोटी कंपनीज को एक्वायर कर रही हैं और कहीं और डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश कर रही है, तब मैं कहूंगी कि इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है। तो आज अपन ने इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में दो फैक्टर्स पढ़े हैं। पहला पढ़ा की सक्सेस फैक्टर्स फॉर द इंडस्ट्री, एंड सेकंड पढ़ा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। की सक्सेस फैक्टर्स का मतलब बच्चों ऐसे फैक्टर्स, ऐसे रूल्स अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपको उसकी वजह से सक्सेस मिल सकती है। हर इंडस्ट्री के खुद के अलग अलग सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। उसके लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। क्या क्या? सेलर, बायर क्यों चूज कर रहा है, उसके पास क्या रिसोर्स कैपेबिलिटीज है, वो क्या कर रहा है ताकि उसको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। लाइक उसका पर्पस क्या है की सक्सेस फैक्टर का, ये जानना क्या इंपॉर्टेंट है और क्या लेस इंपॉर्टेंट है। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम इंडस्ट्री के की सक्सेस फैक्टर्स हम बता सकते हैं। देन प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिवनेस देखी जाती है उसके प्रोस्पेक्ट्स, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल, फेवरेबल अनफेवरेबल प्रॉफिट, रिस्क, उसका ड्राइविंग फोर्सेस का प्रॉफिट की वजह से, ड्राइविंग फोर्सेस का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, अनसर्टेनिटी। पहले अट्रैक्टिव देखते थे एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा कम, अब अट्रैक्टिव देखते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना, उसके बेसिस पर अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज कोर कॉम्पिटेंसी। बच्चों कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या था? कोर कॉम्पिटेंसी मतलब ऐसी स्किल्स, ऐसी फीचर जो कोई और आसानी से कॉपी ना कर सके और जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। जैसे अपन ने एग्जांपल किया था मैगी, मैगी मसाला जो है वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी, यूनिक स्ट्रेंथ जो कोई भी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता, उसको कोर कॉम्पिटेंसी कहा जाता है। तो कोर कॉम्पिटेंसी मतलब ऐसी कैपेबिलिटीज जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। Core competency, an organization combination of technical and managerial know-how, wisdom, experience. ये सारी चीजें मिलकर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करवाती हैं। आपकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए, उस टेक्नोलॉजी को यूज करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको उस चीज पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए इन सारी चीजें होनी चाहिए, एक चीज से काम चल जाएगा। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी अच्छी है तो
नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे उसको यूज करना नहीं आता। मुझे यूज करना आता है पर मैं खराब टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हूँ तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजी अच्छी है, यूज करना आता है, पर मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, मुझे मार्केट के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल नो हाउ, विजडम, एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। Competency is defined as a combination of skills and techniques, ना कि individual skill और separate techniques, ये सबका combination होता है। तो core competency cannot be built on one capability or single technical know-how, instead it has to be integration of many resources. core competency मतलब इन सबका integration होता है, एक single चीज से core competency develop नहीं करी जा सकती। According to C.K. Prahlad and Gary Hamel, कोर कॉम्पिटेंसी में उसने 3 एरियाज में कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई की है: कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। सीके प्रहलाद एंड गेरी हिमिल के अकॉर्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी इन 3 एरियाज में आइडेंटिफाई की गई है। पहला है आपका कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्पिटिटर से अलग मेरी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, मेरे अंदर स्किल्स, मैनेजरियल नो हाउ, टेक्निकल जो भी चीज है वो कॉम्पिटिटर से अलग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ताकि कोई भी उसको आसानी से कॉपी ना कर पाए। तो इट इज द मेन, सबसे जरूरी होती है तीनों कंडीशंस में। द कंपनी कैन कंसिडर हैविंग अ कोर कॉम्पिटेंसी इफ द कॉम्पिटेंसी इज यूनिक एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी। मेरे पास जो स्किल्स हैं वो यूनिक है और कोई भी उसको आसानी से कॉपी नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। इट अलाउज द कंपनी टू प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मार्केट विद नो फियर दैट कंपटीशन कैन कॉपी इट। द कस्टमर हैज टू कीप ऑन इंप्रूविंग दिस स्किल्स इन ऑर्डर टू सस्टेन इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अगर कॉम्पिटिटिव पोजीशन को उसको मेंटेन करना है तो उसको इन स्किल्स को और अपने आप को इंप्रूव करते रहना चाहिए। तो कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन मतलब यूनिक स्ट्रेंथ जो कोई भी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता, आप उसी स्ट्रेंथ को और इंप्रूव करते रहो, कैपेबिलिटीज को, ताकि आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। सेकंड है इसके अंदर, दैट इज कस्टमर वैल्यू, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है कस्टमर को उसको यूज करने से कोई वैल्यू, कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। यहां मैं फाइनेंशियल बेनिफिट की बात नहीं करती सिर्फ, यहां मैं उसको वर्थ, कस्टमर को एक्स्ट्रा वर्थ मिलनी चाहिए, कस्टमर को एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर बार बार खरीदेगा और उसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। When purchasing a product or service, it has to deliver fundamental benefit to the end customer in order to be a core competency. Fundamental मतलब कस्टमर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो, चाहे उसका सेटिस्फैक्शन वाला बेनिफिट हो, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट हो। इसके लिए आपको सारे स्किल्स लग जाएंगे उसको फंडामेंटल बेनिफिट देने में। द सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट हैज टू हैव रियल इंपैक्ट ऑन द कस्टमर एज अ रीजन टू परचेज देम। उसके ऊपर रियल इंपैक्ट पड़ना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि वो सामान आपका ऐसे ही खरीद रहा है, ऐसे ही खरीद रहा है तो आपको एक बार तो प्रॉफिट होगा बट हमेशा को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। वो जरूरी नहीं है वो आपसे दोबारा दोबारा खरीदे। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर के ऊपर रियल इंपैक्ट डाल सके, ताकि कस्टमर के पास रीजन हो कि मैं वो सामान उससे क्यों खरीदता हूँ। क्यों? क्योंकि वो वाला बंदा मुझे ये सर्विस देता है, ये प्रोडक्ट देता है, ये क्वालिटी देता है, इसलिए मैं उससे वो सामान खरीदता हूँ। रियल इंपैक्ट पड़ेगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। बिना रियल इंपैक्ट पड़े कस्टमर ने अगर आपसे सामान खरीद लिया तो उसकी वजह से आपको कभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। तो कस्टमर वैल्यू मतलब कस्टमर जब आपसे सामान खरीद रहा है उसको फंडामेंटल बेनिफिट मिलना चाहिए, उस सामान के लिए उसको रियल इंपैक्ट पड़ना चाहिए, उसके पास कारण होना चाहिए वो क्यों आपसे सामान खरीद रहा है। अगर कस्टमर ने बिना इंपैक्ट के ये सामान चूज कर लिया तो आपको कोर कॉम्पिटेंसी नहीं मिल सकती, आपका मार्केट पोजीशन और इंप्रूव नहीं हो सकता। लास्ट है इसके अंदर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी, core competency must be applicable to the whole organization. It cannot be only one particular skill or specified areas of expertise. core competency पूरी organization में applicable होनी चाहिए। सिर्फ एक स्किल या सिर्फ एक एक्सपर्टाइज से आपको काम नहीं चलेगा। आप एक चीज में एक्सपर्टाइज हो, आप सिर्फ सेल्स में एक्सपर्टाइज हो, मैं बहुत अच्छी मार्केटिंग करती हूँ, तो क्या मुझे उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है? अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत खराब है,
टाइम पे सामान नहीं बनाते, अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं बनाते। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का परचेज डिपार्टमेंट बहुत खराब है, मतलब वो रॉ मटेरियल मंगवा कर नहीं दे रहे या महंगा मंगवा कर दे रहे हैं। मैं मार्केटिंग तो अच्छी कर रही हूँ, मैं उन लोगों के मन में इंपैक्ट डाल पा रही हूँ, पर मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोडक्शन अच्छा नहीं, मेरा परचेज अच्छा नहीं। जब रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा आएगी, अगर कॉस्ट ज्यादा आएगी तो मैं उससे प्राइस ज्यादा चार्ज करूंगी, तो कस्टमर मेरे से महंगा सामान नहीं खरीदेगा। उसको पसंद आ रहा है मेरा सामान, फिर भी वो मेरे से नहीं खरीदेगा। तो सिर्फ एक एरिया में आप एक्सपर्टाइज हो या आपके पास एक स्किल है, वो सफिशिएंट नहीं है आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए। इट शुड बी एप्लीकेबल टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है आपको। Although some special capability would be essential or crucial for the success of business activity, it will not be considered as core competency if it is not fundamental from the whole organization point of view. कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो जरूरी है सक्सेस पाने के लिए, वो काम करना जरूरी है, बट उसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी मिलेगा जब वो एक्टिविटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी, सब लोग मिलकर उस पर काम करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। सिर्फ एक काम करेगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। Core competency, unique set of skills, expertise, which will be used throughout the organization to open up potential markets to be exploited. Core competency are often visible in the form of organizational functions. Organizational के functions के point of view से भी core competency कहा जाता है। जैसे HUL जो कंपनी है, उसका मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत अच्छा, उसकी वजह से उनका मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट उनके लिए कोर कॉम्पिटेंसी जैसे वर्क करता है। उनकी यूनिक स्ट्रेंथ है, उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, उसकी वजह से उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। अब सिर्फ मार्केटिंग सेल्स अच्छा नहीं है, उनका प्रोडक्शन भी अच्छा हो, पर मार्केटिंग सेल्स यूनिक है जो कोई और आसानी से कॉपी नहीं कर पा रहा। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि मार्केटिंग वाला बंदा अपना टाइम पे काम कर पाए। A core competency for a firm is whatever it does best. जो भी आप अच्छा करते हो वही आपके लिए क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी हो सकती है। Core competency is the integration of technology, physical and human resource. Technology, human resource और physical तीनों को जब मिला लोगे तो आपकी core competency डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? अकॉर्डिंग टू सीके प्रहलाद एंड गेरी हेमिल के अकॉर्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी के 3 एरियाज हैं। पहला है कस्टमर कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, मतलब यूनिक होना चाहिए ताकि कोई और उसको कॉपी ना कर सके। इंप्रूव करते रहो उसको ताकि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलते रहे। सेकेंड है कस्टमर वैल्यू, कि कस्टमर जब मेरे से सामान खरीदा है तो उसको फंडामेंटल बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके ऊपर रियल इंपैक्ट होना चाहिए कि वो मेरे से सामान क्यों खरीद रहा है। अगर वो ऐसे ही खरीद रहा है तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। लास्ट है एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स, मतलब ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। सिर्फ एक एक्सपर्टाइज की वजह से, एक स्किल की वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। कुछ एक्टिविटीज होती है जो सक्सेस के लिए जरूरी होती है, पर अगर वो होल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करी जा रही, सिर्फ खुद के लिए आप काम कर रहे हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर रहे, तो आपको उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। कोर कॉम्पिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जा सकती है, जैसे HUL का मार्केटिंग एंड सेल्स की वजह से उसको कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब जो भी आप अच्छा करते हो, वॉट एवर इट डज बेस्ट, उसको क्या कहा जाता है, कोर कॉम्पिटेंसी कहा जाता है। कोर कॉम्पिटेंसी इज इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। इन सबको जब मिला दोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, कोर कॉम्पिटेंसी निकल कर आ जाएगा। तो कोर कॉम्पिटेंसी मतलब यूनिक स्ट्रेंथ जो कोई भी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता और जिसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। Why to identify and develop core competency? क्यों हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोर कॉम्पिटेंसी को? कोर कॉम्पिटेंसी डिस्टिंग्विश अ कंपनी कॉम्पिटेंटिवली एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स पर्सनालिटी। क्यों आइडेंटिफाई करना जरूरी है? ताकि आप कंपटीशन में पता चले अलग हो एंड आपकी पर्सनालिटी डिपिक्ट हो सके। ये वाई का आंसर है, क्यों हमें कोर कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सके और हमारी पर्सनालिटी का पता लग सके। A core competency fulfills 3 criteria जो हमने ऊपर पढ़कर आए हैं, वही लिखा हुआ है।
It should provide a potential access to a wide variety of markets. ज्यादा से ज्यादा मार्केट को आप कवर कर सको. It should make a significant contribution to the perceived customer. कस्टमर को कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एंड कोई भी उसको आसानी से कॉपी ना कर सके. कोई कॉपी ना कर सके, कस्टमर को बेनिफिट होना चाहिए, ज्यादा एरिया आप कवर कर सको. ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं कोर कॉम्पिटेंसी के. एग्जाम्पल है ये. एग्जाम में दोनों एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने पढ़ने के लिए, समझने के लिए. स्मॉल डिटेल शॉप, छोटी दुकानें होती हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलता है? वो पर्सनल सर्विस दे रही है कस्टमर को, वो अपना वर्किंग आवर्स बढ़ा सकती हैं. 8 बजे दुकान बंद हो रही है, आपके लिए मैं 9 बजे तक खोलकर बैठी हूँ, आपको उधारी पे सामान दे सकती हूँ, होम डिलीवरी दे सकती हूँ. जो बड़े बड़े बिग रिटेल स्टोर्स होते हैं, बिग बाजार टाइप्स, सुपरमार्केट्स जो होते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा मिल रहा है? उनकी सिक्योरिंग सप्लाईज एट लो कॉस्ट. वो लोग जो सामान खरीद रहे हैं वो सस्ता खरीद रहे हैं. जो मैगी का पैकेट 10 रुपए में मार्केट में मिलता है, क्यों वो लोग मुझे 9.50 में वो मैगी का पैकेट दे देते हैं? 10 पैसा मैं कैसे बचा पा रही हूँ? क्योंकि वो लोग इतना ह्यूज क्वांटिटी में मैगी का पैकेट खरीदते हैं कि उनको अभी क्लास है 15 मिनट की. 15 मिनट. सिक्योरिंग सप्लाईज एट लो कॉस्ट, मतलब वो लोग इतना ह्यूज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इतने ह्यूज क्वांटिटी में वो लोग मैगी खरीदेंगे कि मैगी उनको सस्ती पड़ेगी, उनको सस्ती पड़ेगी तो वो लोग हमें सस्ती मैगी लगा कर दे सकते हैं. इन हाउ मैं खा नहीं सकती, मैं तो बनवाने कंप्यूटराइज. अरे पढ़ो पढ़ो, ध्यान दो. कंप्यूटराइज गलत एग्जांपल दे दिया मैंने मैगी का. हाँ बताओ क्या लूं? पिज्जा? कंप्यूटराइज स्टॉक ऑर्डरिंग, बिलिंग सिस्टम, सब चीजें यहाँ पे कंप्यूटराइज होती है, इसकी वजह से उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है. सुपरमार्केट्स कंपीट विथ वन अनदर, सुपरमार्केट्स को उनका लोकेशनल एडवांटेज, क्वालिटी एश्योरेंस की वजह से उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, इनमें से एक एग्जाम्पल याद कर लेना एग्जाम में लिखने के लिए. हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, हम कोर कॉम्पिटेंसी कैसे बनाते हैं? अगर हमें सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, लॉन्ग टाइम तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. आपकी कैपेबिलिटीज, आपके जो कैपेबिलिटी के अंदर ये 4 चीजें होनी चाहिए, ये 4 चीजों के लिए आप कैपेबल होने चाहिए, तब आपको लॉन्ग टाइम तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा. इस तरीके से कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करी जाती है. क्या क्या है? वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब अभी पढ़ा अपन ने, कस्टमर वैल्यू मतलब उसकी वर्थ होनी चाहिए, जो सामान आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यूएबल, पैसों के टर्म्स में नहीं, सेटिस्फैक्शन के टर्म्स में भी बातें करी जाती हैं. वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज आर द वंस दैट अलाउ द फर्म टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज और अवॉइड द थ्रेट्स इन इट्स एनवायरनमेंट. अपॉर्चुनिटीज, अगर आपके पास वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज है, अच्छी कैपेबिलिटीज है, क्वालिटी वाइज कैपेबिलिटीज है, तो आप अपॉर्चुनिटीज को तो ग्रैब कर सकते हो, थ्रेट्स को कम कर सकते हो. A firm created value for the customers by effectively using capabilities to exploit customers. आपको कस्टमर को वैल्यू देनी चाहिए, कस्टमर को फंडामेंटल बेनिफिट, रियल इंपैक्ट होना चाहिए. एग्जाम्पल है जैसे फाइनेंस कंपनीज बिल्ड अ वैल्यूएबल कॉम्पिटेंसी इन फाइनेंशियल सर्विस, ये एग्जाम्पल है. इन एडिशन टू मेक सच कॉम्पिटेंसी एज फाइनेंशियल सर्विस हाईली सक्सेसफुल रिक्वायर प्लेसिंग राइट पीपल राइट जॉब. अगर राइट पीपल राइट जॉब पे आप लगा दोगे तो कस्टमर्स को वैल्यूएबल अच्छी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा सकते हो. ह्यूमन कैपिटल भी बहुत जरूरी है, अगर कस्टमर्स को आपको अच्छी वैल्यू देनी है तो ह्यूमन कैपिटल भी जरूरी है. तो वैल्यूएबल मतलब वैल्यू सर्विसेज टू द कस्टमर्स, वैल्यूएबल सर्विसेज टू द कस्टमर, ताकि हम अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा ग्रैब कर सकें और थ्रेट्स को हम कम कर सकें. रेयर, रेयर मतलब मुश्किल से मिलता है. तो कोर कॉम्पिटेंसी जो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है वो रेयर होनी चाहिए. हर किसी के पास अगर वो चीज है तो उसकी वजह से मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा. तो कोर कॉम्पिटेंसी बहुत रेयर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ ही लोगों के पास वो होनी चाहिए, सबके पास नहीं होनी चाहिए. अगर सबके पास है तो उसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा. तो इट शुड बी डिफर फ्रॉम दोज हु शेयर्ड विद द कॉम्पिटिटर्स. कॉस्टली टू इमिटेट मतलब, इमिटेट मतलब कॉपी करना. अगर मेरी जो
कोर कॉम्पिटेंसी है, मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर स्किल है, जो कॉम्पिटिटर कॉपी करना चाहता है तो उसके लिए उसको बहुत बहुत पैसा लगना चाहिए, कॉस्टली होनी चाहिए। अगर आसानी से वो इमिटेट कर पा रहा है तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इट इज कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब कोई भी फर्म उसको आसानी से डेवलप नहीं कर पाए। ना तो आप कॉपी कर पाओ, ना ही आप उसको बना पाओ। कई लोग सोचते हैं हम कॉपी नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम खुद उस चीज को बनाकर यूज में ले लेते हैं, जीरो लेवल से, स्क्रैच से बनाना। तो बनाना भी आसान नहीं होना चाहिए, उस बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगना चाहिए, तब मुझे उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, सब्स्टिट्यूटेबल मतलब उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, उसका कोई स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसका स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट है मार्केट में तो मुझे उतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता जितना मुझे मिल सकता है। मैगी है, मैगी का सब्स्टिट्यूट है जैसे कि टॉप रेमेडी पी, तो उसको इतना लेवल का एडवांटेज उसको मिल रहा है एडवांटेज, पर इतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा जितना अगर सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते तो उसको ज्यादा एडवांटेज मिल सकता था। तो उसका स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाना है तो हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, आपकी कैपेबिलिटीज में 4 क्राइटेरिया होने चाहिए। क्या क्या है? पहला, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। वैल्यूएबल का मतलब वैल्यू टू द कस्टमर्स, इट शुड प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स, फंडामेंटल बेनिफिट्स, रियल इंपैक्ट होना चाहिए कस्टमर्स को। देन रेयर, बहुत मुश्किल से सबके सबके पास नहीं होना चाहिए, कुछ ही लोगों के पास होनी चाहिए, तभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। एंड कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब हर कोई उसको कॉपी ना कर सके। एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, मतलब कोई भी उसको स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, तभी मुझे उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने गेरी हेमल के अकॉर्डिंग हमने 3 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या? गेरी हेमल, कोर कॉम्पिटेंसी को गेरी हेमल ने 3 टर्म्स में डिफाइन किया था, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू द अदर मार्केट। एंड उसके 4 क्राइटेरिया से उसको बनाना है। तो पहला था वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी। वैल्यू चेन को आप एनालाइज करोगे, अगर आपको कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना है तो वैल्यू चेन को आप एनालाइज करोगे। वैल्यू चेन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। उन सारी एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को एड ऑन करने में हेल्प करे, वो सारी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट को और बढ़ाने में हेल्प करे, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू इंक्रीज करने में हेल्प करे, उन सारी एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? वैल्यू चेन एक्टिविटीज कहा जाता है। वैल्यू चेन एक्टिविटीज मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो विद इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आप कर पा रहे हो, मतलब आप अपनी पोजीशन को और इंप्रूव कर पा रहे हो, उन सारी एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? वैल्यू चेन एक्टिविटीज कहा जाता है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी को एड ऑन करने में हेल्प करे, उन सारी एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? वैल्यू चेन एनालिसिस या वैल्यू चेन एक्टिविटीज कहा जाता है। माइकल पोर्टर ने वैल्यू चेन एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो प्राइमरी एक्टिविटीज एंड एक सपोर्टिव एक्टिविटीज। प्राइमरी एंड सपोर्टिव। प्राइमरी के भी उसने 5 पार्ट्स बताए हैं, कौन से? पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड का मतलब अंदर आना, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना। लॉजिस्टिक मतलब सामान, कुछ भी वेयर हाउस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब एक्टिविटीज जिससे हम रिसीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी इनपुट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उसको रिसीव करना, स्टोर करना और उस इनपुट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। दिस इंक्लूड्स, जिसमें मटेरियल को हैंडल किया जाता है, स्टॉक कंट्रोल किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, वेयर हाउसिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम लिया जाता है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड मतलब बाहर निकलना। तो आप कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो प्रोडक्ट बन गया उसको कस्टमर को देते हो। कलेक्ट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। टेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास वेयर हाउस होना चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो कस्टमर को सर्विस के लेने आना पड़ता है। एक जगह बना दी मैंने, डॉक्टर ने अपना हॉस्पिटल खोल दिया, अगर
कस्टमर को कोई दिखाने जाना है तो उस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो सर्विस के लिए अपने एक जगह बना दी, वहां कस्टमर आएगा और सर्विस को अवेल कर सकता है। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब आना, कुछ भी आना, मतलब रिसीव करना, उसको स्टोर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मटेरियल हैंडलिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसमें स्टॉक कंट्रोल होगा, ये सारी चीजें होंगी। आउटबाउंड लॉजिस्टिक मतलब कस्टमर को देना, कलेक्ट करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट कर देना कस्टमर्स को। टेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए हम वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन काम में ले रहे हैं, और सर्विसेज के लिए फिक्स प्लेस जहां कस्टमर खुद आएगा। ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब ट्रांसफॉर्म दीज इनपुट्स इनटू द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज। इनपुट को फाइनल इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने को ऑपरेशन कहा जाता है। उसके लिए मशीन चाहिए, पैकेजिंग करते हैं, उसकी असेंबली, उसकी टेस्टिंग करते हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। देन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या करोगे बच्चों? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उसको मार्केटिंग सेल्स कहा जाता है। वेयर कस्टमर्स यूजर्स मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर एबल टू परचेज इट। उनको बताया जाता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है और आप ये सामान ऐसे खरीद सकते हो। दिस वुड इंक्लूड, इसमें हम सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, ये सब करते हैं, पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हम काम में लेते हैं ताकि हम हमारी सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो कस्टमर को अवेयर कराना हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, ताकि वो उनसे हमसे सामान खरीद सके, उस चीज को क्या कहा जाता है? मार्केटिंग एंड सेल्स कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर सर्विस। सर्विस मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज which enhance or maintain the value of the product or services। उस प्रोडक्ट की वैल्यू को इनहेंस करना, उसकी वैल्यू को मेंटेन करना। जैसे मशीनरी होती है, उसकी सर्विस कराना जरूरी है टाइम टू टाइम। जैसे आपकी स्कूटी है, उसकी सर्विस कराना जरूरी है, क्यों? ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक चल सके, इसलिए उसका ऑयल टाइम टू टाइम हम चेंज करवाते रहते हैं। तो कोई भी चीजें, कोई भी इक्विपमेंट जिनकी लाइफ बढ़ानी है या वो मेंटेन उसी पोजीशन में अच्छी चलती रहे, उसके लिए हम सर्विस करते हैं। जैसे उसका इंस्टॉलेशन, उसकी रिपेयर, ट्रेनिंग, स्पेयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज थी। क्या क्या थी प्राइमरी एक्टिविटीज? पहले इनबाउंड। इनबाउंड मतलब रिसीव, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट करना इनपुट्स को, उसमें मटेरियल हैंडलिंग होगा, स्टॉक कंट्रोल होगा, वेयर हाउसिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर आउटबाउंड मतलब कलेक्ट करो, स्टोर करो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू द कस्टमर्स। टेंजिबल के लिए ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और सर्विस के लिए फिक्स लोकेशन। फिर ऑपरेशन मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसके लिए मशीन चाहिए, पैकिंग, असेंबली, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें चाहिए। फिर मार्केटिंग, कस्टमर को अवेयर कराना, हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनको अवेयर कराना। देन इसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स आप काम में लेते हो वो सारे नाम आप लिख सकते हो। फिर सर्विस, उसकी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो सर्विस जाती है, उसका इंस्टॉलेशन, उसका रिपेयर, उसका मेंटेनेंस, ये सारी चीजें सर्विस में आ जाएंगी। सपोर्टिव एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो प्राइमरी से कनेक्टेड होती हैं, प्राइमरी से कनेक्टेड होती है, जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं मूवीज में, वैसे सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। लाइक प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब बच्चों, प्रोक्योर मतलब खरीदना, परचेज। अगर हम अच्छा रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो अच्छा फिनिश गुड्स बनकर हमारा आएगा, तो हमारा जल्दी रॉ मटेरियल। तो प्रोक्योरमेंट मतलब एक्वायरिंग द वेरियस रिसोर्स इनपुट टू द प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी को जो भी रिसोर्सेज, जो भी इनपुट चाहिए, वो सब एक्वायर करना। इट अकर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबके लिए प्रोक्योर किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ऑल वैल्यू एक्टिविटीज हैव अ टेक्नोलॉजी। सब चीजों में टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकती है, R&D, प्रोडक्ट डिजाइन, कि प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी होगी। टेक्नोलॉजी प्रोसेस से रिलेटेड हो सकती है, प्रोसेस के डेवलपमेंट से रिलेटेड, और टेक्नोलॉजी किसी रिसोर्स से भी रिलेटेड हो सकती है कि रॉ मटेरियल को और कैसे हमें इंप्रूव करना है। तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, प्रोसेस और रॉ मटेरियल, तीनों चीजों से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आपकी हो सकती है। प्रोडक्ट, प्रोसेस और रिसोर्स, तीनों चीजों से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो सकती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो HR होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विच ट्रांसेंड्स ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज। मतलब प्राइमरी एक्टिविटी को प्रॉपरली अगर यूटिलाइज करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे
सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। इट इज कंसर्न विद दोज, रिक्रूट करना, उनको मैनेज करना, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपिंग देना, उनको रिवॉर्ड करना, ये सारे काम हो सकते हैं यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे प्लानिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड रूटीन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच सस्टेन इट्स कल्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी प्लानिंग आ जाएगी, उसका फाइनेंस, उसका क्वालिटी कंट्रोल, उसका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उन सबकी परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है प्राइमरी एक्टिविटीज के लिए। तो ये सारी सपोर्टिव एक्टिविटीज होती हैं, कौन सी है? पहली है प्रोक्योरमेंट, फिर टेक्नोलॉजी, फिर ह्यूमन रिसोर्स, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो माइकल पोर्टर के अकॉर्डिंग वैल्यू चेन एक्टिविटीज उसने दो पार्ट्स में तोड़ी, एक तो प्राइमरी और एक सपोर्टिव। प्राइमरी में उसने डाले इनबाउंड, आउटबाउंड, ऑपरेशन, मार्केटिंग, सर्विस, और सपोर्टिव में डाले उसने वेरी गुड। यूज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसी, ये रीड करना है और बच्चों रीड करना है, इसको छोड़ नहीं देना। इसमें वही बातें लिखी हैं जो हम पढ़ चुके। हमने वैल्यू चेन का मतलब पढ़ लिया कि वो सारी एक्टिविटीज जो प्रॉफिट में एड ऑन करने में हेल्प करती हैं। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, उसको कोई और आसानी से कॉपी नहीं कर सके। इन्हीं चीजों का कॉम्बिनेशन कर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रीड करना है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं देना। यूज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसी। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, sustainable core competency. Value chain analysis is reminder that long term competitive position of organization is concerned with its ability to sustain value for money, products or services, and also helps in identifying those activities which the organization must undertake at the threshold level of competency and those which represent the core competency of organization. Value chain analysis क्या बताता है कि अगर आपको long term competitive position पानी है तो आपको value for money products बनाने पड़ेंगे। मतलब उस मनी, अगर मैं 100 रुपए का आइटम बेच रही हूँ तो उसकी 100 रुपए जितनी वर्थ होनी चाहिए, आपकी सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए, और वो सारी एक्टिविटीज जो आपको करनी पड़ेगी थ्रेशोल्ड मतलब स्टार्टिंग लेवल पे। अगर आपको कंपटीशन में सक्सेस पाना है तो ये सारी एक्टिविटीज को आपको काम करना पड़ेगा। core competency may also be the basis on which organization stretches into new opportunity. core competency मतलब आप नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो इसी फील्ड में आगे बढ़कर आप नई अपॉर्चुनिटी को और ग्रैब कर सकते हैं। मैनेजिंग लिंकेजेस, ये नया टॉपिक आ गया, मैनेजिंग लिंकेजेस। देखो कितनी भी अच्छी कोर कॉम्पिटेंसी बना लो, कितनी भी अच्छी आप यूनिक स्ट्रेंथ बना लो जो कोई और कॉपी नहीं कर रहा, एक टाइम के बाद दैट शुड बी इमिटेटेड बाय द कॉम्पिटिटर। एक टाइम के बाद हर चीज, हर स्ट्रैटेजी आपकी कॉम्पिटिटर कॉपी कर ही लेगा। कोई भी यूनिक चीज हो वो हमेशा के लिए यूनिक कभी भी नहीं रह सकती, एक टाइम के बाद कोई भी उसको कॉपी कर ही लेगा। इसलिए कोर कॉम्पिटेंसी ज्यादा रोबस्ट, ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, बहुत डिफिकल्ट टू इमिटेट होनी चाहिए। ऐसे लेवरेजेस सेट करो, लेवरेज मतलब ऐसा स्टैंडर्ड सेट करो कि कोई भी उस स्टैंडर्ड को मैचअप नहीं कर सके। आप लोग अपना ऐसी परफॉर्मेंस सेट करो। मैंने टारगेट सेट कर रखा है 380 आउट ऑफ 400। ये इतना हाई लेवल टारगेट है कि कॉपी करना उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा इस टारगेट तक सबके लिए पहुंचना। तो आप ऐसा स्टैंडर्ड खुद के लिए सेट करो कि कोई कॉपी भी करना चाहे तो उसके लिए बहुत समय खर्च हो जाए, बहुत पैसा खर्च हो जाए, उसके लिए बहुत मुश्किल होना चाहिए, आसानी से वो कोई भी चीज कॉपी नहीं कर सके। ये रीड कर लेना, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिंकेजेस पढ़ा रही हूँ, ये सब रीड कर लेना। कोर कॉम्पिटेंसी पाने के लिए अपन लिंकेज करते हैं, प्राइमरी में प्राइमरी सपोर्टिव एक्टिविटीज में लिंकेज करते हैं। ये जो भी लिखा हुआ है बच्चों थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना। इंटरनल लिंकेजेस, हम लिंकेज करेंगे, हम कुछ वैल्यू चेन एक्टिविटीज को लिंक करेंगे ताकि हमें ज्यादा लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके और कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सके। पहला है लिंक बिटवीन प्राइमरी टू प्राइमरी एक्टिविटी लिंकिंग हो रही है। देखो इसमें क्या होता है, आप फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक रखते हैं। अगर मैं फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक बहुत ज्यादा स्टॉक रखूंगी बच्चों, अगर मैं किसी चीज का स्टॉक ज्यादा रखूंगी तो उसका फायदा क्या मिलेगा मुझे?
हर टाइम पे मैं अवेलेबल रहूंगी, कस्टमर जब डिमांड करेगा तब मैं उसकी डिमांड को फुलफिल कर पाऊंगी। पर इसका नुकसान क्या हुआ इतना सारा स्टॉक रखने का? कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग दीज स्टॉक, इन सारे स्टॉक को रखने की कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ेगी आपको। तो आप ये एनालाइज करते हो कि मेरा कॉस्ट ज्यादा आ रही है या कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड है, मुझे बेनिफिट ज्यादा हो रहा है नुकसान। अगर बेनिफिट ज्यादा हो रहा है तो आप हर चीज का स्टॉक ज्यादा रखोगे, अदरवाइज आप स्टॉक कम रखोगे। तो लिंक बिटवीन प्राइमरी टू प्राइमरी, उसमें यही लाइन लिखी हुई है कि आप फिनिश गुड्स का स्टॉक रखते हो ताकि जब कस्टमर आपसे मांगे तब आप उसको सर्विस दे पाओ, कभी भी आपको उसको होल्ड नहीं करना पड़े। इससे क्या हुआ, कस्टमर तो सेटिस्फाई रहेगा, बट नुकसान क्या है, इससे मुझे एक ही नुकसान हुआ कि मुझे कॉस्ट बहुत बेयर करनी पड़ेगी। तो मेरा कॉस्ट ज्यादा रहा या मुझे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, उसके बेसिस पर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे स्टॉक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सेकेंड, इट इज इजी टू मिस दिस इशू, मतलब आपको प्राइमरी टू प्राइमरी लिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंसी इन मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस आर असेस्ड सेपरेटली। आपका मार्केटिंग एक्टिविटीज और आप जो काम कर रहे हो ऑपरेशन, ये दोनों सेपरेट सेपरेट भी काम कर सकते हैं। आपको एक साथ कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। ऑपरेशन में देखा जाता है, अगर आप ज्यादा वॉल्यूम में बना रहे हो, कम वेराइटी का और कम कॉस्ट आप बना रहे हो, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। आपकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, वैरायटी कम होनी चाहिए और पर यूनिट कॉस्ट कम आनी चाहिए, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। मार्केटिंग में आप देखोगे कि आप स्पीडली मार्केटिंग कर रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी और वैरायटी टू द कस्टमर्स दिखा रहे हो, तो आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सक्सेस मिल सकती है। तो जरूरी नहीं है प्राइमरी टू प्राइमरी में लिंकिंग होनी चाहिए, आप इस लिंकिंग को मिस भी कर सकते हैं। सेकेंड है लिंक बिटवीन प्राइमरी टू सपोर्टिव, प्राइमरी एंड सपोर्टिव में लिंक होना चाहिए। आजकल हर चीज के लिए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का काम में लिया जाता है। अगर मुझे कहीं पे जाना है तो मैं ओला उबर खुद बुक कर देती हूँ, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। पहले अपन को कहीं घूमने जाना होता था तो होटल्स वगैरह अपन किसी एजेंट को बोलते थे, वो बुक करता था। अब अपन डायरेक्टली खुद अपने लिए होटल्स बुक कर सकते हैं, खुद फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी से हम खुद सारे काम कर पा रहे हैं, इसकी वजह से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। तो लिंक हो गया प्राइमरी एंड सपोर्टिव। एंड लास्ट है लिंक बिटवीन सपोर्टिव एंड सपोर्टिव, ये सब हम इंटरनल लिंकेज में पढ़ रहे हैं। लिंक बिटवीन सपोर्टिव एंड सपोर्टिव, सपोर्टिव एंड सपोर्टिव कि ह्यूमन रिसोर्स नई टेक्नोलॉजी पे कितने अच्छे से काम कर पा रहा है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर ह्यूमन रिसोर्स उस पर काम कर पा रहा है एफिशिएंटली, तो आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर ह्यूमन रिसोर्स नई टेक्नोलॉजी पे ढंग से काम नहीं कर पा रहा, तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। तो इंटरनल लिंकेज में अपन ने 4 पढ़े। पहला पढ़ा प्राइमरी प्राइमरी, यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा फिनिश गुड्स वाला। फिर अपन ने पढ़ा मिस द लिंक, मिस द लिंक में अपन ने पढ़ा अलग मार्केटिंग को अलग और ऑपरेशन को अलग। फिर प्राइमरी टू सपोर्टिव, उसमें कंप्यूटर बेस्ड का काम में लिया। फिर सपोर्टिव सपोर्टिव, उसमें अपन ने ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की बात की। ये इंटरनल लिंकेजेस हैं। देन एक्सटर्नल लिंकेजेस, अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाना है तो आपके इन सब के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, आपके सप्लायर्स कस्टमर्स, तभी आपको ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। मतलब ये मेरा क्या है, एक्सटर्नल लिंकेज होना चाहिए। वर्टिकल इंटीग्रेशन ये छोड़ दो, बाद में पढ़ेंगे, काटना नहीं है, बाद में समझ में आएगा। मोर रिसेंट फिलोसफी हैज बीन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब आप शुरू से अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो। जब आप रॉ मटेरियल खरीदो तब से आप अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदो, प्रोड्यूस करते हो तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करो, मार्केटिंग अच्छी करो ताकि कस्टमर तक राइट क्वालिटी का सामान पहुंच सके। Improve the performance through closer working relationship between the specialists within the value system. For example, many manufacturers आजकल suppliers और distributors को डिजाइन स्टेज पे इन्वॉल्व करने लग गए। मतलब जब वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस टाइम पे वो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ बिठाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर तो बोलेगा कस्टमर को ये सामान चाहिए, तो सप्लायर उसी तरीके का रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएगा, तो आप अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलेगा तो हम सही सामान पहुंचा पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो जाएगी। And within manufacturing industry, the competency in closely within manufacturing industry, the competency is closely specifying requirements and controlling the performance of suppliers. Sometimes linked to quality checking or penalties for poor performance can be critical to both quality enhancement and cost reduction. यहाँ पे आप देखते हो performance of the suppliers कि
कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सप्लायर, सप्लायर कैसा काम करेगा, मतलब उसको कैसा रॉ मटेरियल देना चाहिए, कितने समय में देना चाहिए, किस कॉस्ट पे मुझे रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए। कई बार हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं अगर उसने खराब परफॉर्म किया। ये बहुत जरूरी है, अगर आपको अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना है और कॉस्ट रिडक्शन करना है तो सप्लायर की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मैनेजिंग लिंकेजेस में अपन ने इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकेजेस पढ़ लिए। इंटरनल में है पहला प्राइमरी प्राइमरी, मिस द लिंक, प्राइमरी टू सपोर्ट एंड सपोर्टिव सपोर्टिव। एक्सटर्नल लिंकेज में पहला है वर्टिकल इंटीग्रेशन, सेकंड है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, थर्ड है कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ द सप्लायर्स। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय।